नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीवन कोचिंग सेंटर राजपुर में। मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा। आज मैं एक स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आया हूँ। यह स्टैटिक जीके क्लास आपको आने वाले एग्जामों में लाभदायक होगी और इसके साथ अन्य भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन बताएंगे जिसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि को क्या कहते हैं? सक्रिय भूमि को, उसे कहते हैं जल मध्य। इसी को बोलते हैं जल संधि। तो बहुत सारी जल संधियाँ आती हैं आपके पेपरों में, जैसे कि आप जानते होंगे एक जिब्राल्टर जल संधि बहुत पूछी जाती है, एक बेरिंग जल संधि पूछी जाती है, एक पाक जल संधि पूछी जाती है, बॉस जल संधि पूछी जाती है, बेरिंग जल संधि पूछी जाती है, मलक्का जल संधि पूछी जाती है। तो इन जल संधियों से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं जरा सुनेंगे। पहला क्वेश्चन, पाक जल संधि, तो ये मिलेगी भारत और श्रीलंका के बीच, और दो जलधाराएं बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगी। दो जलधारा बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ेगी। जिब्राल्टर जल संधि, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, तथा स्थल बोलें तो एशिया और अफ्रीका। एशिया में पड़ता है आपका एशिया और अफ्रीका। स्पेन, एशिया में स्पेन तथा अफ्रीका में मोरक्को। एशिया में स्पेन तथा अफ्रीका में मोरक्को नामक देश को जोड़ती है। इसी तरह से आती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि उत्तर अमेरिका और एशिया को, तथा स्थल जल की बात करें तो आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को। इसी तरह से आपको मिलेगी मलक्का जल संधि। यह अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसी तरह से मिलेगी सुंडा जल संधि। ये जावा सागर जावा और हिंद महासागर को जोड़ेगी। इसी तरह से एक मिलेगी आपको बॉस जल संधि। ये तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया को जोड़ेगी। इसी तरह से एक जल संधि मिलेगी बेरिंग जल संधि, जो आपको बताई। तो इस तरह से बहुत सारी जल संधियाँ आई, तो याद रखना इन जल संधियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसको निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट की वस्तु ज़्यादा पास, निकट की वस्तु दिखना, दूर की वस्तु का स्पष्ट ना दिखाई देना। इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष संबंधित 3-4 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है लेंस से, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? तो याद रखना निकट दृष्टि दोष में आपका लेंस पूछते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में आपका लेंस अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। एक आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। बात आती है अगला क्वेश्चन, एक और पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से पहले, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के बाद बनेगा। याद रखना। वैसे दूर दृष्टि दोष का एक नाम और आता है, इसको बोलते हैं मायोपिया। उसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। याद रखेंगे ये दो क्वेश्चन। इस तरह से लेंस से संबंधित और दर्पण संबंधित दो क्वेश्चन आते हैं। एक को बोलते हैं अपसारी, एक को बोलते हैं अभिसारी। तो क्वेश्चन आता है अपसारी दर्पण किसे कहते हैं या अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो दर्पण और लेंस से क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आते हैं जरा देखेंगे। दर्पण और लेंस से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जरा देखते हैं। दर्पण और लेंस से क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दर्पण, तो क्वेश्चन पूछा जाए उत्तल दर्पण की बात करें और अवतल दर्पण की बात करें। अवतल दर्पण, दर्पण में उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी और अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी। लेकिन लेंस में ये क्रिया उल्टी होती है। जो अपसारी होती है वो अवतल लेंस के लिए होती है,
जो अभिसारी होती है वो उत्तल लेंस के लिए होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? ये वह व्यक्ति जो उतरते हुए, या जब व्यक्ति कोई ऊपर से नीचे उतरता है तो उसके आयतन को घटाने के लिए एक लाइफ जैकेट का उपयोग किया जाता है। उस सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप हम तक किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो आंसर आ जाएगा विकिरण विधि द्वारा। अब ये विधियाँ, ऊष्मा का संचालन जो या ताप का संचालन 3 विधियों द्वारा होता है। एक को बोलते हैं संवहन विधि, एक को बोलते हैं विकिरण विधि, एक को बोलते हैं चालन विधि। और चालन विधि में ऊष्मा का संचालन ठोस अवस्थाओं में ऊष्मा का संचालन चालन विधि से होता है, जबकि गैस अवस्था में ऊष्मा का संचालन विकिरण विधि से होता है। गैस और द्रव दोनों अवस्थाओं में ऊष्मा का संचालन संवाहन विधि से होता है। ऊष्मा, इसी तरह से अगला क्वेश्चन, अगर कहा जाए सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? तो उच्चतम ताप को मापने के लिए मात्रक प्रयोग करते हैं, उसमें यंत्र पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन है, जैव पदार्थों के संलेपन में मुख्यतः किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो जैव पदार्थ होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनको काफ़ी समय तक संरक्षित रखा जाए, उनको उनके ऊपर एक लेप लगाया जाता है और उस लेप को बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नियॉन कितने अणुओं नियॉन कितने परमाणुओं वाली गैस होती है? तो नियॉन एक परमाणु वाली गैस होती है। तो नियॉन जो गैसें हैं, नियॉन जो है ये एक गैस है, इसको ये अक्रिय गैसें होती हैं। इन अक्रिय गैसों में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है, अक्रिय गैसों का अष्टक कितना होता है? तो अक्रिय गैसों का अष्टक पूरा पूरा भरा होता है। एक अक्रिय गैस ऐसी होती है जो ब्रह्मांड में नहीं पाई जाती है, और उस अक्रिय गैस का नाम रेडॉन है। यह अक्रिय गैस ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती है। ज्वालामुखी और भूकंप के उद्गार के समय निकलती है यह अक्रिय गैस, याद रखना। इस तरह से एक अक्रिय गैस आपको मिलेगी हीलियम। ये भी गैस जो गुब्बारे होते हैं उन्हें भरने में प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार रूप में किस नाम से जानते हैं? उसे क्या कहेंगे बाजारी रूप से? तो उसे पकाने वाला सोडा कहते हैं। इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसी क्या बोलेंगे, खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा का सूत्र पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला अगर सूत्र पूछें तब भी सोडियम बाइकार्बोनेट, पकाने का सोडा पूछें तभी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से क्वेश्चन आता है धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं वाशिंग सोडा। और भी सोडा संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और भी रासायनिक संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? यानी भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहते हैं। किसे कहेंगे? सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में ही संगीत के 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। इसके बाद सामवेद का एक उपवेद है जिसे बोलते हैं गंधर्व वेद। इसी तरह से अन्य वेद के भी उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद बोलेगा आयुर्वेद बोलते हैं। इसके बाद यजुर्वेद का उपवेद बोले तो धनुर्वेद होता है। अथर्ववेद का उपवेद बोले तो शिल्पवेद होता है, यानी, और सामवेद का उपवेद बोले तो गंधर्व वेद होगा। ये वेद संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं। कहते हैं सामवेद का उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, और अथर्ववेद का उपवेद क्या है, यजुर्वेद का उपवेद क्या है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते उपवेद से। अगला क्वेश्चन, हिटलर जर्मन का चांसलर कब बना था? हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो बना 1933 ईस्वी में। तो याद रखना, हिटलर की एक पुस्तक का नाम आता है जिसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे कहते हैं मेरा संघर्ष।
हिटलर की एक आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो ये रखी थी राजेंद्र चोल ने। अब चोल वंश से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। चोल वंश के शासनकाल में एक मंदिर का निर्माण हुआ था जिसे कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजावुर का है, तमिलनाडु पड़ता है। इस मंदिर को किसने बनवाया? तो इस मंदिर को बनवाया था राजा राज प्रथम ने। याद रखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था राजा राज प्रथम ने कराया था। ये चोल वंश के शासक थे। तो राजेंद्र चोल के बारे में अगर बात करें तो राजेंद्र चोल ने श्रीलंका को भी भारत में मिला लिया था। और इसके बाद अगली बात करें अगर हम इसमें, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? गुप्त युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त है। कौन है गुप्त युग का प्रवर्तक? तो गुप्त युग का प्रवर्तक आपको श्रीगुप्त मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन श्रीगुप्त से क्वेश्चन आता है। श्रीगुप्त ने एक संवत चलाया था जिसको बोलते हैं गुप्त संवत। वो 319 ईस्वी में चला था, ईसा पूर्व में चला था। 319 या 20 ईसा पूर्व में माना जाता है। इस तरह से जैसे शक संवत पूछा जाता है उसी तरह से गुप्त संवत पूछता है। विक्रम संवत जब पूछता है, विक्रम संवत जो चला था 57 या 58 ईसा पूर्व में, जो शक संवत चला वो चला 78 ईस्वी में। अगर कहा जाए, जो शक संवत है उसे चलाया था कनिष्क ने, जो विक्रम संवत है उसे चलाया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। याद रखना। और भारत सरकार जिस संवत को स्वीकार किया जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ये शक संवत का कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त वंश से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें गुप्त वंश में एक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका एक अभिलेख है जिसे बोलते हैं मेहरौली का अभिलेख, जो दिल्ली में मिलता है। क्वेश्चन आता है मेहरौली का अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहते हैं। इसी प्रकार एक अभिलेख आता है जिसमें सती प्रथा के बारे में वर्णन मिलता है, वो मिलता है एरल अभिलेख। एरल अभिलेख ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। इसके बाद एक और अभिलेख मिलता है जिसमें पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच की लड़ाई का वर्णन मिलता है। उस अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। एक अभिलेख और आता है जिसे कहते हैं जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदामन का है। यह एक प्रथम संस्कृत का अभिलेख माना जाता है। प्रथम संस्कृत का अभिलेख, जिसे कहा क्वेश्चन पूछा है प्रथम संस्कृत का अभिलेख किसे कहते हैं? तो जूनागढ़ का, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख। याद रखना। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछ देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर अगले की बात करें हम, तो सीमा अंतरित का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिस्कस थ्रू से, यानी चक्का फेंक से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पद्म सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी? तो ये भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से प्रतिपादक थी। शास्त्रीय संगीत है ये, शास्त्रीय नृत्य जिसमें भरतनाट्यम आता है, जो तमिलनाडु का मिलता है। इसी तरह से अगले भी शास्त्रीय नृत्य, जैसे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कथक आता है। एक आता है कथकली, ये आपको मिलेगा केरल का शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो आंसर आ जाएगा श्रीमती श्रीमांडो भंडारा नायके, यानी सीधा सीधा नाम मिलता है एस भंडारा नायके। क्वेश्चन कई बार आया है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो एस भंडारा नायके। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति के नाम से पूछा जाए तो अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, जिनका नाम था मेरिया एसाबेल। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री और विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे जाए तो भंडारा नायके लगाएंगे, और पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो एसाबेल लगाएंगे, यानी मेरिया एसाबेल अर्जेंटीना की बनी थी। मेरिया एसाबेल
अगर क्वेश्चन भारत से पूछा जाए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति को आ जाए, तो प्रतिभा पाटिल बनी थी। अगर क्वेश्चन पूछ दे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी। इसके बाद और अगला क्वेश्चन पूछे तो भारत की प्रथम सीएम कौन बनी, तो बनी थी, तो उनका नाम था कृपलानी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सुचेता कृपलानी उनका नाम आता है, कृपलानी, सुचेता कृपलानी। तो याद रखेंगे भारत की कुछ और कुछ विश्व की। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, लिखा है कौन सा राज्य अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है, तो गोवा, याद रखें गोवा राज्य एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो अलमाटी बांध आपको मिलेगा कृष्णा नदी पर। इसी तरह से और भी बहुत सारे बांध आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है इडुक्की बांध, ये मिलता है केरल में पेरियार नदी पर। इसके बाद और भी बहुत सारे बांध आते हैं। जैसे एक बांध का नाम आता है कृष्णराज सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध, ये मिलेगा कावेरी नदी पर। एक मिलेगा आपको कावेरी नदी पर एक और बांध मिलेगा मैटूर बांध, ये भी कावेरी नदी पर है। याद रखना, एक बांध मिलता है जो भी करंट में ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसका नाम है ओंकलेश्वर बांध, जो नर्मदा नदी पर मिलता है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन अगर आते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। अगर कहा जाए अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे चौड़ी नदी, अफवाह की दृष्टि से तो अमेजन नदी आती है। अगर क्वेश्चन पूछे नील नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं या राजधानियाँ स्थित हैं, तो नील नदी के किनारे एक मिलती है आपको खार्तूम, एक मिलेगी आपको खार्तूम राजधानी, एक मिस्र की राजधानी मिलेगी काहिरा। ये दो याद रखेंगे। काहिरा किस नदी किनारे है, तो नील नदी किनारे। खार्तूम किस नदी किनारे है, तो ये भी आपको नील नदी के किनारे मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती थी, तो याद रखना सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु है, सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु है, याद रखेंगे। और अर्धचालक धातु यानी चालकता तीन प्रकार से, यानी चालकता एक होती है चालक, एक होता है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। चालक वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, कुचालक वो होते हैं जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो, अर्धचालक वो होते हैं जिसमें ताप अगर ना दिया जाए तो कुचालक की भांति काम करेंगे, अगर ताप दे दे तो वह चालक की भांति काम करते हैं। यानी जो चालक और कुचालक के बीच की अवस्था होती है वो अर्धचालक होती है। ताप देने पर वो अर्ध चालक की भांति और ताप ना दिया जाए तो अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये अर्धचालक और सिलिकॉन है, क्या है, अर्धचालक है। जैसे सोलर पैनल में भी सिलिकॉन लगा होता है। जब सोलर पैनल को धूप में रखते हैं तो विद्युत धारा बनती है, जब सोलर पैनल को किसी अंधेरे कमरे में रख दें तो विद्युत धारा नहीं बनती है। जब अंधेरे कमरे में रखेंगे तो कुचालक का काम करेगी, जब सूर्य के पास सूर्य के धूप धूप में रख देंगे तो चालक का काम करने लगेगी। तो याद रखना दोस्तों, इतने क्वेश्चन रहेंगे। आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के व्यू और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के आधार पर अगला वीडियो आपको बनाएंगे। और अगर अच्छा प्यार मिला तो इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा, और बहुत सारे ढेर सारे वीडियो भी लाएंगे। तो जय हिंद, थैंक यू।